अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। पाकिस्तान खुद मुख्तार ममलिकत की हैसियत से अपने कौमी मुफाद में फैसला करता है, किसी को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हर काम कानून और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम दोनों मुल्कों के मुफाद में है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्क टीवी TRT को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार पर मबनी हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार है। माशी और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करती है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। निगरां हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। आइन और मुरव्वजा इंतखाबी कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के मसावी हक हासिल है। PTI समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। निगरां वज़ीर आज़म के एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज़ है। ये गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत इत्तलात की वज़ाहत। निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। उनसे कानून के मुताबिक सलूक होगा। चहमगोइयों और मफरूजों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी अशात 30 नवंबर को की जाएगी, जिसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान और रूस का ज़राए इब्लाग के शोबे में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। चीन में जारी SCO TV फेस्टिवल के मौके पर निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और रूस की नायब वजीर इत्तलात के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। निगरां वजीर इत्तलात का मुश्तरका प्रोडक्शन और तरबियती प्रोग्रामों के आगाज पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सरमायाकारी निज़ाम की बेहतरी, इक्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाने और माशी नमू तेज करने के लिए इक़दामात का जायजा। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सरमायाकारी में इजाफे के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करके काबिल अमल ऑप्शन वज़ा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता 289 रुपए 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.95 की कमी। मुल्क भर में कुंडा माफिया, बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। 18 दिन में मुलविस नासिर के खिलाफ 17,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 3,000 मुलजिम गिरफ्तार। नादहिंदगान से अब तक 10 अरब रुपए से ज्यादा की वसूलियां। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके 13 में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर किफायत उर्फ तोर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए।
हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। जामा है तेरा कुरान, अमामा है तेरा मिंबर, तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन। मुल्क भर में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। इमारतों गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गुलहाए अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। गली गली करिया करिया दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। PTV और रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम सालाना कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबले का इनेकाद। अमेरिका का कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ाने का मुतालबा। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की शदीद तशवीश को समझते हैं। हरदीप सिंह के कातलों को सामने लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा। मकबूजा कश्मीर में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर जबर का सिलसिला जारी। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल। काबिज फौज ने बडगाम में मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत कारकुनों की जायदादों की जब्तगी। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर। यूक्रेन के जनूबी इलाके खेरसोन पर रूसी गोलाबारी और फजाई हमले। बहरा अस्वद के इलाके में यूक्रेनी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को फराहम किए गए अब्राम्स टैंक से मैदान जंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दुश्मन कुव्वतों के तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। तर्जुमान क्रेमलिन। आज़रबाईजान के इलाके नागोर्नो काराबाख में गैस स्टोरेज डिपो में धमाका। 20 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ICC वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम आज रात बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। जुमे को पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला। 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच होगा। वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ प्लान्स के साथ मैदान में उतरेंगे। टीम कॉम्बिनेशन का फैसला कंडीशंस देखकर किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। एशियन गेम्स में हॉकी इवेंट में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। वॉलीबॉल में भारत को 3-0 से शिकस्त देकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। बॉक्सिंग में मोहम्मद कासिम ने मुत्तहदा अरब अमारात के नवाफ अज़हमी को 5-0 से शिकस्त दी। एशियन गेम्स देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और 19वें एशियन गेम्स मेडल टेबल पर मेजबान चीन की बर्तरी। 53 गोल्ड, 29 चांदी और 13 कांसी के तमगों के साथ सरफहरिस्त। जनूबी कोरिया की 14 तलाई, 16 चांदी और 19 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। 8 सोने, 20 चांदी और 19 कांसी के तमगों के साथ जापान तीसरे नंबर पर मौजूद। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। हल्का बंदियां आईनी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हर काम कानून और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। तुर्की के TV TRT को खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इस लानत को खत्म करके दम लेंगे। तफसील बताएंगे अरसलान असद। TRT के साथ तफसीली इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक होता है। निगरान हुकूमत हर सियासी जमात के इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ताहम किसी को भी एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आम इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। I can assure that the electoral process would be neutral, fair, free, and there wouldn't be any organizational or institutional involvement either in favor of one or B political group.
एक सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदियां आईनी तकाजा हैं। अगर किसी सियासी जमात को इस पर एतराज है तो इसे साबका पार्लियामेंट में उस वक्त उठाना चाहिए था जब इस हवाले से कानून साजी हो रही थी। एक और सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जिस सियासी जमात ने बैरूनी साजिश का मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो खुद ही इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हर फैसला अपने कौमी मफाद में करता है। As far as caretaker government is concerned, we ensure that no one, no matter whether it's United States of America or any other power, meddles in our domestic affairs. We are a sovereign country, we are a sovereign nation. We do exercise and do things according to our own interests. पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे। $2 खरब खर्च करने के बावजूद वो वहाँ पर कोई मरकजी अथॉरिटी कायम करने में नाकाम रहे। अब भी अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत कायम है। उनके साथ सरहद पार से होने वाले हमलों और ट्रेनिंग कैंप्स का मामला भी उठाया है। We have a concern because the groups like TTP, they do reside on Afghan soil. We do raise such issues with them. There are training camps over there on their soil, which is a point of concern for us. But whether it is all intentional, does it enjoy the patronage of that government? That remains to be seen. I am very sanguine and hopeful that we will engage with the Afghans despite some challenging times in our relationship, because it is in the common interest of both the nations that such groups are eliminated from this region. इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है, क्योंकि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। We are the only nation who has lost around 90,000 individuals in fighting this menace. We will fight and protect our land and our people, no matter how much resource it takes, no matter how much time it takes. निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फर्द और अक़वाम की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं। भारत को भी कई दिहाइयों से मसाइल का सामना रहा है। हमें भी इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। ताहम एक बात मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। अरसलान सदक़त खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के एजाज़ में लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस्तकबालिया दिया। इस तकरीब में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार पर मबनी हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का दोनों मुल्कों की तरक्की में खुसूसी किरदार काबिल तारीफ़ है। अनवारुल हक काकड़ ने माशी और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान में जमहूरी अमल का जिक्र करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने जमहूरी इक़दार के लिए कौमी अज़्म का इयादा करते हुए शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। इस्तकबालिया तकरीब में सवाल और जवाब की नशिस्त भी हुई, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के सवालों के मुद्दलिल जवाब दिए। वज़ारत इत्तलात ने निगरान वज़ीर आज़म के एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू पर बाज़ाबिता बयान जारी करते हुए कहा है कि आइन और मरवजा इंतखाबी कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। PTI इसमें तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। निगरान वज़ीर आज़म के एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। बयान में इस अमर पर अफसोस का इजहार किया गया कि इंटरव्यू के एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ कर रहे थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जराइम पर सज़ा कानूनी तौर पर जायज़ है। ये गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत इत्तलात ने निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के मतन का भी हवाला दिया। इस इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था, हम ज़ाती इंतकाम नहीं ले रहे, मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानून लागू होगा। वज़ारत इत्तलात के बयान में मज़ीद कहा गया है कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि शफ़ाफ इंतखाबात इमरान खान या उनकी पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर हो सकते हैं जो तोड़ फोड़, जलाओ खिराव समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर जेलों में हैं। ये इस तशद्दुद का हवाला है जब मई में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए थे। अनवारुल हक काकड़ ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि PTI के हज़ारों लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, सियासी अमल चलाएंगे, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि PTI और इसके रहनुमा किसी भी दूसरी जमात की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं।
ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے. قانونی الزامات کا سامنا کرنے والے کسی بھی فرد کے حوالے سے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے. نگراں حکومت کے پاس نہ تو عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا کوئی اختیار ہے اور نہ ارادہ. کسی قانونی یا عدالتی فیصلے سے متاثرہ شخص کو ریلیف کے لیے اعلیٰ عدالتی فورم سے رجوع کا آئینی حق حاصل ہے. نگراں حکومت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے. اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن اور آزاد عدلیہ کے تمام احکامات اور ہدایات پر مکمل عمل درآمد ہو. الیکشن کمیشن ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست کل جاری کرے گا. نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جاری شدہ شیڈول کے مطابق یہ ابتدائی فہرستیں 10 اکتوبر کو جاری ہونا تھی. تاہم کمیشن کی جانب سے یہ کام 15 دن پہلے مکمل کر لیا گیا ہے. ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیل جاری ہونے کے بعد 26 اکتوبر تک اعتراضات وصول کیے جائیں گے، جن کی سماعت 25 نومبر تک ہوگی. حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 30 نومبر تک کی جائے گی، جس کے بعد 54 دن کا انتخابی شیڈول دیا جائے گا اور عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کی حیثیت سے پاکستان میڈیا تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. چین کے شہر نانجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ٹی وی فیسٹیول کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ مشترکہ پروڈکشنز رکن ممالک کی ثقافت اور سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگی اور رکن ممالک ایک دوسرے کے تجربات اور جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین اس سال سی پیک کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں. 7 دہائیوں پر مشتمل پاک چین دوستی کا یہ شاندار سفر انفرادی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے لیے آہنی برادرز کا درجہ حاصل ہے اور ان کے درمیان ثقافتی روابط صدیوں پرانے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک سے یہ روابط مزید مستحکم ہوئے ہیں. پاکستان اور روس نے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. چین میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کے ٹی وی فیسٹیول کے موقع پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور روس کی نائب وزیر اطلاعات بیلا چریسکووا کے درمیان ملاقات ہوئی. وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے روس کے ساتھ مشترکہ پروڈکشن اور تربیتی پروگرامز کے آغاز پر زور دیا. انہوں نے روسی نائب وزیر اطلاعات کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی. روسی نائب وزیر اطلاعات نے پاکستان کے ساتھ میڈیا اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس میں پاکستانی ڈراموں کو خاصی مقبولیت حاصل ہے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں. چہمگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا ہوگا. وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک ہوگا. آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یہ میڈیا میں چل رہا ہے. دیر واز اے کوشچن فرام می کہ اگر کوئی ملزم آتا ہے تو اس کو گرفتاری کے لیے آپ کی کیا گرفتاری کے لیے کون سی تیاریاں ہوتی ہیں. اسٹیٹ کا اپنا فنکشن ہوتا ہے. میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. کورٹس میں ان کے معاملات چل رہے ہیں اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے ان کا تو میرا خیال ہے کورٹس کے معاملات میں لینا دینا نہیں ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے نئے منصوبوں کو شامل کرنے کے ساتھ زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی ہے. اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی سمیع سعید کی صدارت میں جاری 2 روزہ اجلاس میں سرمایہ کاری کے نظام کو بہتر بنانے، ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے اور معاشی نمو تیز کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب خان اور متعلقہ وفاقی اور صوبائی حکام نے اجلاس میں شرکت کی. مختلف محکموں کی طرف سے سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدت کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا. ایگزیکٹو کمیٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی اور حل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے پیدا کر کے قابل عمل آپشنز وضع کیے ہیں. اور انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ 6 پیسے کی کمی ہوئی ہے. ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن اور ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آج بھی ڈالر کی قدر میں کمی آئی اور انٹر بینک میں 1 روپیہ 6 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت 289 روپے 80 پیسے پر آ گئی. اوپن مارکیٹ میں 1 روپیہ 95 پیسے کمی کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 289 روپے 15 پیسے جبکہ قیمت فروخت 292 روپے پر آ گئی ہے. ناظرین، ملک بھر میں کنڈا مافیا، بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف ایکشن جاری ہے. 18 دن کی کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف 17,000 سے زیادہ مقدمات کا اندراج ہوا جبکہ 3,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے.
नादहिंदगान से अब तक 10 अरब रुपए से ज्यादा की वसूलियां की जा चुकी हैं। विफाकी सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने अपनी ट्वीट में इस बारे में आदादो शुमार शेयर किए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 6,916 मुकदमात का इंदराज कराया और 592 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। लेस्को ने नादहिंदगान से 2 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद की वसूलियां भी की हैं। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 4,431 अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज कराते हुए 1,299 अफराद को धर लिया और उसके साथ 1 अरब 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी भी की है। उधर गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी ने 944 मुकदमात का इंदराज किया है, 115 अफराद को गिरफ्तार किया है और 36 करोड़ रुपए की वसूलियां भी की हैं। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1 अरब 14 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की है। 542 मुकदमात दर्ज हुए हैं जबकि 81 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। दूसरी जानिब हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1 अरब 88 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी करते हुए बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 314 मुकदमात का इंदराज कराया और 31 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 339 मुकदमात दर्ज कराए, 124 अफराद को गिरफ्तार जबकि 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूलियां की। पेस्को रीजन में 2223 मुकदमात दर्ज हुए, 532 अफराद की गिरफ्तारी हुई और 1 अरब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई। आईएसको रीजन में बिजली चोरी के 213 मुकदमात दर्ज जबकि नादहिंदगान से 23.5 करोड़ से ज्यादा वसूल किए गए हैं। फेस्को रीजन में 1685 मुकदमात दर्ज, 373 अफराद गिरफ्तार जबकि 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूलियां हुई। उधर पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसील बताएंगी फरहाना खान। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के 20वें रोज तमाम सर्कल में 490 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके खिलाफ मुताल्लिका थानों में FIRs दर्ज करा दी गई हैं जबकि 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 2 ज़रई, 28 कमर्शियल और 460 डोमेस्टिक थे। बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शंस मुनक़ते करके उनको यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। लेस्को पुरज़्म है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा और सरपरस्ती करने वाले इदारे के मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फेस्को रीजन में मजीद 373 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 7 करोड़ 47 लाख से जायद की रिकवरी भी कर ली गई है। गैपको रीजन में मजीद 51 बिजली चोर पकड़े गए और उन्हें 40 लाख के जुर्माने किए गए। अब तक रीजन के 1025 बिजली चोरों पर 9 करोड़ 24 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान तमाम रीजन में बिजली चोरी में मुलव्वस ज़रई, सनती, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ते करके उन्हें यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। FIA कोहाट ने हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ हंगू में कार्रवाई की और 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 37 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। ऑपरेशन में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद दहशतगर्द कमांडर किफायत तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। पाक फौज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। Ms. Karima Benoon for her briefing and the Secretary General for his report to apprise the Council of the latest developments in Afghanistan. We have also heard an Afghan citizen who represents no one but himself. Mr. President, as the Prime Minister of Pakistan stated in the General Assembly, peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. 2 years after the power transition in Kabul, Pakistan is encouraged by some positive developments in Afghanistan, while we remain concerned by some other issues. On the positive side, the Afghan interim government has remained stable with no major internal threats to its authority. The law and order situation in Afghanistan has improved significantly. The Afghan interim government has taken action against Daesh. Corruption has declined drastically.
The Afghan interim government has also been able to organize and manage the economy, particularly trade and revenue collection, despite the external and internal constraints. Trade between Afghanistan and its neighbors has increased, as has transit trade through Afghanistan. Mr. President, however, serious problems remain. First, the humanitarian situation remains dire, as noted in the Secretary General's report. More than 2/3 of Afghanistan's people are destitute and require immediate humanitarian assistance. We hope that the Secretary General's appeal, the humanitarian appeal for $4.2 billion, will be fully funded. Second, the restrictions on women and girls remain in force, although some space has been created through pragmatic avenues. Pakistan will continue to make every effort to find a durable solution through consultations on this important issue. Third, the Afghan economy remains hobbled, largely because its banking system is not operational. The massive smuggling of dollars from Pakistan to Afghanistan has had a devastating impact on Pakistan's economy and currency. As a result of our recent crackdown on the illegal money smuggling, the rupee has stabilized and strengthened in the market. The Afghan banking system must be revived. To this end, Afghanistan's national assets held abroad should be released and returned, and financial support for development projects restored. We also look forward to early implementation of the shovel-ready regional connectivity projects between Pakistan, Afghanistan, Central Asia, as well as Pakistan, China, and Afghanistan. Fourth, while opium cultivation has been reduced by 80%, it will be essential to provide replacement crops and subsidies to sustain the livelihoods of farmers. And the growing prevalence of the more profitable methamphetamine must be ended. Mr. President, the presence of terrorist groups remains the major security threat within Afghanistan and from Afghanistan. There has been some success in the interim government's fight against ISIL and Daesh. Pakistan will continue to offer our support and cooperation to neutralize this terrorist group. For Pakistan, the immediate and major threat is posed by the Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP, which is responsible for a series of cross-border terrorist attacks on our military posts as well as on civilian targets within Pakistan. We have lost hundreds of our brave soldiers and civilians in such attacks over the last year alone. The border attacks have become more lethal due to the acquisition and use of advanced military equipment by the TTP terrorists, apparently from the stocks left behind by foreign forces. And the majority of the suicide bombers in attacks claimed by the TTP within Pakistan have turned out to be Afghans. Mr. President, Pakistan's Special Envoy has held further talks in Kabul following the recent attack in Chitral. We have been assured that action has been taken against the TTP elements involved, and further steps will be taken to prevent TTP terrorism against Pakistan. Pakistan would welcome these steps once credibly implemented. Unless the TTP and other terrorist groups are contained and neutralized, they will continue to pose an ever-present threat to Afghanistan's neighbors
and possibly the international community. Unless the TTP is actively contained, it could emerge as an umbrella organization for the various terrorist groups and factions in Afghanistan once Daesh is eliminated. This concern is heightened by the support and sponsorship the TTP has received from some well-known spoilers in our region. Mr. President, there are over 4 million Afghans in Pakistan. Nearly 1.4 million Afghan refugees are registered, while more than 2.2 million remain undocumented. Another 600,000 have made their way into Pakistan over the last 2 years. In the wake of the terrorist attacks, Pakistan has an obligation to ensure that none of the illegal Afghans belong to terrorist groups. The international community and the Afghan interim government should cooperate with Pakistan in securing the repatriation of all illegal Afghans and eventually all Afghan refugees to their homes in Afghanistan. Mr. President, despite the challenges, Pakistan continues to believe that engagement and cooperation is the only feasible path to promote a peaceful and prosperous Afghanistan. We are glad that the Afghan interim government is engaged with all of Afghanistan's neighbors and others with legitimate stakes in Afghanistan. Pakistan looks forward to the independent assessment on Afghanistan from Ambassador Siniroglu. We hope this assessment will enable the Security Council and the international community to have a comprehensive, long-term, and realistic perspective on the situation in Afghanistan. This would enable the Security Council to adopt a specific roadmap for normalization within and with Afghanistan. This should respond to the concerns of the international community, namely respect for human rights, particularly the rights of women and girls, inclusive governance, and an end to terrorism. At the same time, the international community should respond to the priorities of the Afghan interim government and the priorities of the Afghan people. These encompass adequate financial support, an end to travel restrictions, the termination of sanctions, and political recognition and UN representation. Pakistan will work in all relevant formats to promote and implement such a pathway to peace and prosperity for Afghanistan and our entire region. I thank you, Mr. President. I thank the representative. नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से सलामती काउंसिल में इजलास जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बात कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आलमी बरादरी को तफसील के साथ आगाह किया और वहाँ पर जो भी हालिया पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी आगाह किया है। अफगानिस्तान में करप्शन में कमी आई है, हमसाय ममालिक के साथ उसकी तिजारत भी बढ़ी है, लेकिन अफगानिस्तान में वहाँ लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की इस वक्त ज़रूरत है। ख़वातीन और लड़कियों पर पाबंदी का खात्मा भी जरूरी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान क़याम पाकिस्तान से आज तक मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। सिपाही अरसलान तारिक बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज थे, जिन्होंने 15 जुलाई 2013 को वादी तीरा में मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। असलान बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा बेटा था। आज तक उसने कोई ऐसी मसला ऐसा कोई भी निकाली या किसी काम के लिए बोला है, कोई ऐसा नहीं करता था। 5 टाइम नमाज पढ़ता था और इसको शौक था आर्मी में जाने का। उस दिन शाम को मेरी बात हुई थी असलान तारिक के साथ। सुबह 12 साढ़े 12 का टाइम था, फोन आया, उसने बोला असलान शहीद हो। जब इतनी उसने बोली तो फिर तो मुझे तो
होश ही नहीं रही भाई। अल्लाह ताला बहुत कम ही ऐसे लोगों को शहादत नसीब करता है और इस रुतबे के कायल होते हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके बेटे अल्लाह की राह पर जान देते हैं। उन्हें अपने बेटे पर बहुत फख्र है। अल्लाह ताला शुक्र मालिक का, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। नाज़रीन, पेशावर में डीआईजी सीटीडी इमरान शाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भत्ताखोरी में मुलव्विस दो अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों के 10 व्हाट्सएप ग्रुपों को तक पहुँच गए हैं। दहशतगर्द सियासतदानों को भी धमकियां में फ़ोन करते थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे कोशिशें कर रहे हैं। अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल यकीन रखें। नाज़रीन, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में 90% पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं, जबकि सिर्फ 10% पैदावार पाकिस्तान में होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की वजूहात क्या हैं, देखिए इस तज्जियाती रिपोर्ट में। आइए जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की आखिर वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर ही बढ़ रही हैं। तो जब ये पूरी दुनिया का मसला ठहरा तो पाकिस्तान भला इससे कैसे बच सकता है? इस और फिर अकबर चौक से आगे जो टाउनशिप वाला ये पूरी रोड है, इसका भी ये रीवैम्पिंग का काम शुरू कर रहे हैं। ये भी होपफुली अगले महीने में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। इस रोड का भी मकसद है ये पूरी जो टाउनशिप को रोड जा रही है ये भी सारी की सारी ठीक हो जाएगी। इस जो अकबर चौक फ्लाईओवर बना, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है और वो ये है कि 3-4 दरख्त हैं, अगर उनको काट दिया जाए या किसी जगह से मंजूरी ले ली जाए तो ये खुला हो जाएगा रोड, और वो जो गोल चक्कर हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे। इस हवाले से गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कोर्ट से को अप्रूवल ले रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है आप दरख्त नहीं काट सकते। ये हम अपना केस लेके जाएंगे कोर्ट के पास, जो फिर वो फैसला करेंगे उस हिसाब से मतलब कराएंगे। ये तो जितने भी मुलजिम हम सारे पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरे नंबर पर जो EVM मशीन वाला है वो लोकल बॉडीज़ रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल और सूबाई असम्बली के लिए वो ख़त्म हो गया है, तो उसको ख़त्म करना जरूरी था। कि आपने जैसे फरमाया कि ये पहला डिज़ाइन है, ये शेख सैयद दुबई के अंदर जो रोड है वहाँ पे जो फ्लाईओवर है ये वही डिज़ाइन है, ये बहुत खूबसूरत बनेगी सड़क। क्या आप कहेंगे कि इसके इर्द गिर्द जो हार्टिकल्चर का काम होना है वो भी सर हो जाए? वो भी होगा इंशाल्लाह ताला। इस पूरी रोड को बहुत खूबसूरत करेंगे। आज लाहौर के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये की है कि लाहौर की जो मार रोड है उसको हम कम से कम डस्ट फ्री रोड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लांटेशन लगाएंगे और अगले 15-20 दिन में हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे मिट्टी आपको ना नज़र आए, और उसके जो फुटपाथ और बाकी चीज़ें हैं वो क्लियर करें। DC साहिबा खुद उसको लीड कर रही हैं टीम को, और बाकी PHA है तो वो मिल के सारा काम करेंगे। आप उनसे पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर एक सोलिसिटर डिपार्टमेंट है जो कि पंजाब में KPK में और सिंध में पंजाब में भी जो गवर्नमेंट के केसेस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में काफ़ी केसेस को देख रहा है, तो सोलिसिटर डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसकी क्या वजह? देखें, हमने जो भी चीज़ की है मेरा ख्याल है काफ़ी मुशावरत के बाद की है और काम को स्पीडी करने के लिए की है। हमारी कोशिश है कि चीज़ों को तेज़ कर लें, ना कि डिलेज में जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया टॉक कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लाहौर की मॉल रोड को कम से कम डस्ट फ्री करने के लिए भरपूर काविश जारी है और आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور اردن کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی مضبوطی کے لیے اعلیٰ سطح وفود کے تبادلوں کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں اردن کے لیے نامزد سفیر ریٹائرڈ میجر جنرل محمد اجمل اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ وزارتی کمیشنز کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد ہوں۔ صدر مملکت نے نامزد سفیر کو تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی بہتری اور عوامی روابط بڑھانے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ خوشحالی اور ترقی کا راستہ دیہات سے گزرتا ہے۔ بلوچستان میں دیہی ترقی کو یقینی بنا کر عوامی خوشحالی کو یقینی بنائیں گے۔ مزید کیا تفصیل ہے بتائیں گے چودھری مظہر۔ اسلام آباد میں بلوچستان رورل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ کی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی عزم اور استعداد کار میں اضافے سے صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین اور دیگر شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ پیرل ڈیولپمنٹ کے جو اربن سینٹرز ہیں آپ کے وہ زیادہ ڈیولپ ہیں، پھر لوگ اربن سینٹرز کی طرف جاتے ہیں اور رورل جو ایریاز ہیں وہ نگلیکٹڈ رہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان بھی اس چیلنج سے نپٹے گا، اور جب تک ہم رورل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے یا پیرل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، جو ڈیولپمنٹ یا گروتھ کی جو ثمرات ہیں وہ عام پبلک تک نہیں پہنچیں گے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر متوازن ترقی تمام ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ ہے، تشدد یا اس پر سیاست مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے مقامی تعلیمی ادارے کی ایوارڈز کی تقریب میں بھی شرکت کی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کو مبارکباد دی۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا۔ وزیر داخلہ نے سینٹرل پولیس آفس کا بھی دورہ کیا اور خواتین ڈرائیونگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر داخلہ کو افسران کے ساتھ ملاقات میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آئی سی سی پی او نے وزیر داخلہ کو اسلام آباد پولیس کی کامیابیوں اور اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ رواں سال گزشتہ سال کی نسبت جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، پی ٹی وی اور پی بی سی کے زیر اہتمام سالانہ کل پاکستان نعتیہ مقابلہ ہوا۔ تقریب سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر انیک احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اخلاق عطا کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے وقار حیدر۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ اور پی ٹی وی کی جانب سے کل پاکستان نعتیہ مقابلہ ہوا، جس میں 15 سال سے کم اور دوسری کیٹیگری میں 15 سے 25 سال کی عمر کے بچوں اور جوانوں نے حصہ لیا۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا قرآن سیرت کی پہلی کتاب ہے جس میں بارہا سرور کونین کی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلام میرا ہے، بات میری ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں، جوابی طور پر یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ وفاقی سیکرٹری اور ایم ڈی پی ٹی وی ظہور احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کاش ظہور احمد کی نعتیں آپ کو اچھی لگ جائیں،
भा जाए सरकार को ये अंदाज दिनों के दिन। नात लिखना बहुत कदीम है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नात मिलती है, मैंने खुद पढ़ रखी है। हज़रत अबू तालिब की लिखी हुई नात मौजूद है, हज़रत अली की लिखी हुई नात मौजूद है, बीबी फातिमा की नात मौजूद है, हज़रत अबू बकर की लिखी हुई नात मौजूद है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नात पीटीवी पे रेडियो पे बहुत ज़्यादा पढ़ी गई है। मुकाबले के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को बिलतरतीब 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए के इनामात से नवाजा गया। दीगर नात पढ़ने वालों को भी 25,000 फीकस दिए गए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने जज्बा खैर से गाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के स्पुर्द कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया ने हुकूमती मंजूरी के बाद जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के हवाले किया है। PNS तारिक की हवालगी की पुरवकार तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। रॉयल बरतानवी बहरिया के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल लॉर्ड एलन वेस्ट ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेजॉन या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी बहरी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। पाक बहरिया में शामिल ये बहरी जहाज 70 और 80 की दहाई में बरतानवी शाही बहरिया का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रियासती जबर और इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों मजालिम का निशाना बनने वाले भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद हसनैन अपने जवां साला बेटे के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। उनका कहना है कि उन्हें आए रोज राष्ट्रीय सेविक संघ और बजरंग दल के गुंडे अनासर की जानिब से मजहब की तब्दीली, जय श्री राम के नारे लगाने और पाकिस्तान भेजने की धमकियां मिलती रही हैं। मजीद बताएंगे सुहेल जमाली। ये 66 साला भारतीय मुसलमान मोहम्मद हसनैन हैं जो भारतीय राजधानी दिल्ली में रहते थे। अब ये कराची के ईदी होम में क़याम पजीर हैं। इनका कहना है कि भारत में मुसलमानों के साथ जबरो तशद्दुद से उनकी इज्जत व आबरू और जान माल पर कोई भी दस्त दराजी कर सकता है। हिंदू इंतहा पसंदों को रोकने वाला कोई नहीं, ना ही मुसलमानों की कहीं सुनवाई है। भारत को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके बाद मुसलमानों पर तरह तरह की बंदिशें और लागू की जाएंगी। जो उनका एजेंडा है, जिसका कुछ हिस्सा वो बता भी चुके हैं, बहुत सारे हिस्से को तो बताते भी नहीं हैं। जैसे NRC वो लागू करना चाहते हैं, ठीक है, उनका मानना है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, यही आपका सलाम होगा। आज भी अगर कोई मुसलमान फ़ोन पर बात करता है और उसके मुँह से किसी बस के अंदर वालेकुम अस्सलाम निकल जाए, फ़र्ज़ कीजिए आपने फ़ोन किया और हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने सलाम किया और मैंने जवाब दे दिया, तो बस उसकी खैर नहीं है। ये मोहम्मद हसनैन का 31 साल इकलौता बेटा इसहाक है, जिसे 1 से ज़्यादा मरतबा हिंदू इंतहा पसंदों ने घेरे में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने की कोशिश की। पूरे भारत में मुसलमानों के साथ ये रवैया मामूल बन गया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते। हमारा जो इलाका है वो मुस्लिम वाला इलाका है पूरा, वहाँ पर भी हम सेफ़ नहीं हैं। कभी भी ग्रुप बना करके हिंदू आ जाते हैं और मार पीट करके चले जाते हैं। वो तो सीधा अपना जय श्री राम का नारा लगाते हुए भारत माता की जय, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्लों की 2 ही स्थान, ये कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये स्लोगन्स होते हैं उनके। बज़ाहिर जमहूरियत का दावेदार होने के इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के भारत का असल चेहरा इंतहाई भयानक है, जिसमें मुसलमानों और अक़लियतों के लिए जीना और ज़िंदगी बसर करना मुश्किल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक़ के इदारे और आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत की अक़लियतों और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों पर ठोस इक़दाम करें ताकि भारतीय मुसलमान भी सुख से ज़िंदगी गुजार सकें। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों और रियासती तहकीकाती एजेंसी ने कई इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की और घरों पर छापे मारे। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने जिला बडगाम के इलाके बेरवा में 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। रियासती तहकीकाती एजेंसी के एहलकारों ने पैरामिलिट्री सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों के हमरा जम्मू के इलाके भिठंडी में हुर्रियत पसंद कारकुन मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा मारा। SIA ने छापे के दौरान मकान की दस्तावेजात और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में राजा नजावत हुसैन की
की क़यादत में बरतानवी पार्लिमानी वफ़द के एजाज़ में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया और उसे मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर मुकर्ररीन ने बरतानिया में जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी बिलखुसूस बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि माह रबीउल अव्वल के हवाले से 1 अक्टूबर को लाहौर में सीरत और रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसका मौजू इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक के हवाले से होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मकबूजा कश्मीर से निकलते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि हम तमाम इल्हामी किताबों की तकरीम करते हैं, तौहीन रिसालत और कुरान करीम की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने नीदरलैंड्स में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद करे। एक सवाल पर अमीर जमात इस्लामी ने डॉलर की कीमत में कमी के लिए इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इसके समरात भी आवाम को मुंतकिल होने चाहिए। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन से जंग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MPA मोहम्मद याकूब शेख ने मुलाकात की। इस मुलाकात में जिला जंग की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि तमाम रियासती इदारों में खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है। मुल्क की तरक्की के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी तय है। मुस्लिम लीग नून हमेशा मुल्क को मसाइल से निकाला है। कौमी मंसूबे हमारी कारकर्दगी का सबूत हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कैंसर अस्पताल नूरी के लिए बड़ा एजाज। अस्पताल को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का एंकर सेंटर नामजद कर दिया गया है। बयाना में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस के 67वें इजलास के मौके पर नूरी और IEAE के दरमियान उम्मीद की किरण के नाम से इकदाम के तहत एंकर सेंटर के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन राजा अली रजा अनवर और DG IAEA राफेल मारियानो ग्रोसी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एंकर सेंटर खित्ते में IAEA की मुआवनत से कैंसर के इलाज की सहूलियात फराहम करेगा। सीनियर सहाफ़ी जवाद फैज़ी की वालिदा की वफ़ात पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ताज़ियती रेफरेंस हुआ। सियासी रहनुमाओं, कारकुनान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने रेफरेंस में शिरकत की। शुरका ने जवाद फैज़ी से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मरहुमा की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जिनका कहना है कि भारत की कंडीशन ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हमारी टीम का मोराल बुलंद है, कोशिश है जीत कर वापस आए। जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं। बाउंड्रीज का थोड़ा सा जो है वो जाके देखेंगे क्या है, लेकिन मोस्टली जो है कंडीशन सिमिलर है, सवाए चेन्नई और एक दो और जिसपे थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बार एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात बरास्ता दुबई भारत रवाना हो रही है। पाकिस्तानी टीम जुमे को हैदराबाद में पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। 3 अक्टूबर को हैदराबाद में ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप में 10 टीमें किस्मत आजमाई करेंगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन और नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में शेड्यूल है।
एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर लगातार दूसरी कामयाबी समेट ली। हैंगजू में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से शाहजेब खान, अफराज, इमाद, सुफियान खान और अरबाज अहमद ने गोल किए। दोनों टीमों के दरमियान पहला क्वार्टर गोल से खाली रहा। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक गोल किया। तीसरे और चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2-2 गोल किए। इवेंट में अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 11-0 से शिकस्त दी। एशियन गेम्स के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अच्छी मूव थी पाकिस्तान, टी के अंदर पुश किया और 5वां गोल स्कोर करने में कामयाब हुए पाकिस्तान के लिए 3 नंबर की। एशियन गेम्स के वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त देकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। हैंगजू में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने पहला सेट 25-21 से जीता। दूसरे सेट में पाकिस्तान ने 25-20 और तीसरे सेट में 25-30 से कामयाबी हासिल की। बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम से कम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद कासिम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नवाफ अल-ज़ाहमी को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दी। मोहम्मद कासिम ने 5-0 से फतह हासिल की। चीन के शहर हैंगजू में जारी 19वीं एशियन गेम्स के मेडल्स टेबल पर मेजबान मुल्क चीन की बरतरी बरकरार है। चीन ने 53 सोने, 29 चांदी और 13 कांसी के तमगे जीते हैं। जनूबी कोरिया को 14 तिलाई, 16 चांदी और 19 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल है। जापान 8 गोल्ड, 20 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। एशियन गेम्स के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एशियन गेम्स में मेजबान मुल्क के एथलीट्स का मेडल्स जीतने का सिलसिला जारी है। चीन ने स्विमिंग और जिम्नास्टिक में मुतादिद गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। चीन ने तैराकी के 7 इवेंट्स में से पोडियम पर जगह पक्की की। मेजबान स्विमर्स ने मर्दों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक, खवातीन की 50 मीटर बैक स्ट्रोक, मर्दों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और खवातीन के 200 मीटर इनफरादी मेडले में 4 तिलाई तमगों समेत चांदी के तमगे हासिल किए। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम चित्राल, कुरम, वजीरिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और गिलगित बाल्तिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लसबेला की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत, सिब्बी और शहीद बेनज़ीराबाद में 40 जबकि मुल्तान में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 33, कराची 36, पेशावर 35 जबकि कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और मौसम की सूरत हाल के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप ईटीवी न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।